सबसे पहले मर्क्यूरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसका अगर कार्बोनेट ओर है, तो जो कार्बोनेट ओर है उसकी तो हम हमेशा क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको हीटअप करना है, ठीक है। और अगर कोई भी सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करी जाती है। तो रोस्टिंग का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको गर्म करना है ना, वो रोस्टिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट सल्फाइड ओर इन एयर। तो सल्फाइड ओर इन एयर यानी कि सल्फाइड ओर अगर है तो उसको एयर की प्रेजेंस में ही गर्म किया जाएगा। तो एच जी एस मर्क्यूरस सल्फाइड एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी हमारे पास है एच जी एस और इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीट कर दें, रोस्टिंग कर दें। रोस्टिंग, तो जब इसकी रोस्टिंग होगी तो आप ये देखिएगा कि जैसे सल्फर है तो सल्फर की जो वैलेंसी है वो भी 2 होती है और मरकरी की जो है इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। तो 2 से 2 वो कैंसिल आउट हो गया। जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HgO। जब भी हम रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो HgO बन जाएगा। HgO बनने के बाद में फिर हम कहेंगे कि अब इसमें क्या बचा, सल्फर बचा, वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा कि जैसे ये मर्क्यूरी है इधर, तो इसको भी बैलेंस, इसको क्या बैलेंस करना, सल्फर का तो 1 है, इधर भी सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन के 3 है। तो क्या करें, अगर यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर भी 1 2 ऑक्सीजन के 2, तो ऑक्सीजन टोटल 4 हो गया। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी मरकरी बैलेंस नहीं हुआ। मरकरी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सल्फर का जो है वो 2 हो गया, तो सल्फर का बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो सल्फर का बैलेंस बन गया, लेकिन ऑक्सीजन का बिगड़ गया, क्योंकि 2 2 4 और 1 2 2, तो ऑक्सीजन का टोटल 6 है। तो फिर इधर 3 लगाना पड़ेगा, तो 2 HgS + 3 O2, और इसकी रोस्टिंग करेंगे तो 2 HgO + 2 SO2 बन जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद देखिए मिल गया, कहाँ पर है, नहीं, ये है पेज नंबर 50, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 50, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। लास्ट में कौन सी ये तो शुरुआत है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जहाँ से शुरू होता है उसके 2-4 पन्ने पहले से, 2 पेज पहले मिल गया, नहीं दिखाओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये ऑक्साइड और आ गया, HgO आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हेन दिस मर्क्यूरी सेकंड ऑक्साइड इज हीटेड अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म मर्क्यूरी मेटल। तो अब क्या करेंगे कि अब जो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड मिला है, HgO मिला है, तो इसको आपको और हीट करना है। इसको आपको रिड्यूस नहीं करना है किसी और की हेल्प से, आपको इसको और हीट करना है। कहाँ तक हीट करना है, 300 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ज़्यादा हीट कर देना है। तो ये जो 2 HgO मिला था इसको हीट कर देना है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, Hg अलग हो गया, O2 अलग हो गया। ऑक्सीजन का 1 2 0, मरकरी का 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, पूरा बैलेंस है, ठीक है। अच्छा जी, मरकरी मेटल जो है वो मिलता है अपनी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये तो गैस है ही और ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ खास से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमको मालूम है कि मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल
ये एक एक्सेप्शन है मेटल्स में। मेटल्स सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, बस एक एक्सेप्शन होती है मेटल्स में, मरकरी। मरकरी जो है वो अकेला ही लिक्विड मेटल होता है, ठीक है। आगे चलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इसी तरीके से कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। तो कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पर मर्क्यूरस सल्फाइड को हमने रोस्टिंग कर दी थी, उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको हीट करा था, बिल्कुल वही काम करना है। अब हमको कॉपर सल्फाइड को उसकी भी रोस्टिंग करनी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो Cu2S प्लस O2 Cu2S प्लस O2। अब इसकी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक, और प्लस SO2, CuO प्लस SO2, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर के इधर दो हैं एटम, इधर कॉपर का एक एटम। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन का 1 2 2 और इधर 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इधर 2 लगा देंगे, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है। याद रखिएगा भाई, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है, यानी कि कॉपर की वैलेंसी, कॉपर जनरली वैसे तो 2 वैलेंसी शो करता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर 1 वैलेंसी वाला है, तो 2 Cu2O लिखेंगे यहाँ पर, Cu2O। और फिर क्या होगा, कॉपर तो बैलेंस्ड है, सिर्फ ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पर 3 लगा देंगे ना, इधर 2 लगाया तो 2 + 2 4 हो गया, लेकिन कॉपर का बैलेंस बिगड़ गया। इधर 2 लगाएंगे तो 2 + 4 हो गया कॉपर। सल्फर का 2 हो गया, सल्फर को ठीक करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। चलो जी, when a good amount of Cu2S is converted into Cu2O, the supply of air for roasting is stopped, and in the absence of air, Cu2O reacts with remaining Cu2S to form copper metal। तो क्या होता है कि जब अच्छा खासा अमाउंट कॉपर सल्फाइड का जब अच्छा खासा अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें Cu2O में, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में, जब वो कन्वर्ट हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देना है, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो फिर Cu2S बचा और प्रोडक्ट बचा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास Cu2O है, तो Cu2O ही Cu2S के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वही लिखा है यहाँ पर। When a good amount of Cu2S is converted into Cu2O, the supply of air for roasting is stopped, and in the absence of air, Cu2O reacts with the remaining बचे हुए Cu2S के साथ ये रिएक्ट कर जाता है to form copper metal। तो देखिए ऐसा होगा कि 2 Cu2O, और ये समझे मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे Cu2S है, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड का हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीटअप कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब काफ़ी एक सफिशिएंट अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट कॉपर ऑक्साइड का हमको मिल जाएगा, तो तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हाँ आपको कॉपर ऑक्साइड ठीक ठाक मिल गया, तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर यहाँ से रोक दिया ऑक्सीजन की सप्लाई को, मतलब हटा दिया ऑक्सीजन को, तो Cu2O और SO2 ये हमको प्रोडक्ट मिला था, तो हमने इसमें से Cu2O ले लिया सर, और Cu2O जो है उसको बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ Cu2S के साथ उसके साथ रिएक्ट करा दिया, बस ये काम करता है। तो Cu2O जितना मिला उतना, और Cu2S जो है हमने ये मान लिया कि एक मॉलिक्यूल Cu2S का यूज़ हो गया रिएक्शन में, तो एक बचा, तो बचा कितना Cu2S, 1 Cu2S, एक मॉलिक्यूल बचा, इसके साथ इसको रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराएंगे तो हमको यहाँ पर और हीट करना पड़ेगा इसको, तो कॉपर मिलेगा, कॉपर के साथ साथ SO2,
SO2 गैस बनेगी। अब SO2 को अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस्ड है क्या? SO2 तो बैलेंस्ड है, देखिए सल्फर का एक ही है और ऑक्सीजन का 1 2 Z2, तो SO2 तो बैलेंस्ड है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है। कॉपर बैलेंस नहीं है क्योंकि 2 2 4 और 4 + 2 6, कॉपर के 6 एटम्स, तो 6C ये कर लिया, समझ गया? इसके बाद अगले पेज पर आइएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस यूजुअली कंटेन सम इम्प्योरिटीज। अब मेरे को इनकी मेटल्स की रिफाइनिंग भी करनी है। और रिफाइनिंग का मतलब क्या है कि जब हमने मेटल्स ऑब्टेन कर लिए उसके बावजूद भी, बंद कर लो उनको, क्या होगा? ऐसे हुआ क्या? तुम बोल कर बैठा होते ये हंस रहे थे, ऐसे ही हंसते हुए या हंसने की एक्टिंग कर रहे थे? मैं रोकने की कोशिश कर रहा था। हम रोकने के लिए मुंह दबाते हैं, ये पूरा मुंह बोल रखा है। देख रहे हो? वो जो कोने में शांत बैठा हुआ है। The metals prepared by the various reduction processes usually contain some impurities, so they are impure. तो उनमें थोड़ी बहुत कुछ इम्प्योरिटी रह ही जाती है, कितना भी आप उसको साफ कर दें मेटल्स में। और किसमें? ये आप वीडियो बनाओ। The process of purifying impure metals is called refining of metals. The most important and most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो मेथड है इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने का, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या करिए? रिंग दिखाने का एक तरीका तो ये होता है कि ये देखो रिंग, उसका तरीका क्या है? मुक्का बनाकर दिखा दिया है ना। मुझे लगा पता नहीं मुक्का मारने के बाद क्या करती है। तो तुमसे बॉक्सिंग करने के लिए किसने बोला था? सर ये दिखाना था। अच्छा सर ये दिखा रहा था कि दिखा देता अगर अच्छी नहीं लगी तो सर आपके पास कैमरा आ जाता है। मैंने ये कहा वो रिंग ऐसे दिखा रही है, वो रिंग ऐसे दिखा रही है, तो ये क्या कर रहा है? ये बैठकर ऐसे 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 क्यों मारने लगा ऐसे? दूसरा तो खुल गया। दूसरा पे यहाँ पे देख लो, he has left all his bad habits to follow the principles of गांधी जी। ठीक है, और इसको देखो भाई, उसको सिखाओ कुछ, छोड़ो बच्चों को क्या समझाना। बस यही रह गया सर। चलो जी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? अ थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। तो जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल के थिक ब्लॉक को एनोड बना दिया जाता है। एनोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल? पॉजिटिव। अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड कैथोड। तो प्योर मेटल भी ले लिया जाता है, उसको कैथोड बना दिया जाता है। और सी है, अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, जिस मेटल को मुझे रिफाइन करना है उसी का सॉल्ट लेना है कुछ ना कुछ। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब देखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को देखो। Electrolytic refining of copper. हमने कंटेनर ले लिया और हम किसको रिफाइन करना चाहते हैं? कॉपर को रिफाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास प्योर कॉपर ही आ जाए। ठीक है, वो नेगेटिव पर आके लगेगी ना, और जो पता प्योर है। मेटल है वो एनोड पे आके लगेगा। ये पॉकेट में क्या रखा है? कड़ा है कोई? हाँ ठीक है।
था। अरे जब मैं 10th नहीं था, आज नहीं गया था मैं। तो ये कुछ गड़बड़ी वगैरह है क्या? नहीं तो घर में आज कहीं गया था, बाहर गया था तो पहन कर चला गया। हाँ, सब दोस्त का बर्थडे था उसमें। इसका नहीं, किसी और का। हमारे बड़े भाई का नाम क्या है? हाँ, वरुण। पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपने क्या करा कि आपने ना जो आपको कॉपर मिला है, जैसे यहाँ से यहाँ पर आपको कॉपर मिल गया, तो आपने उसको क्या करा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ दिया एनोड के साथ, ठीक है। तो ये इसको आपने किसके साथ जोड़ दिया? एनोड के साथ। और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने जोड़ दिया कैथोड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसको मैं क्या कहूँगा, ये जो बड़ी वाली जो चौड़ी वाली रॉड है इसको बोलेंगे हम इम्प्योर कॉपर। ये वो कॉपर है जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज मिक्सड है, कुछ ना कुछ गंदगी थोड़ी बहुत रह ही जाती है, आप कितना भी उसको प्योरीफाई कर दें, है ना। तो ये इम्प्योर कॉपर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप कहीं से प्योर कॉपर ले आएंगे। तो जैसे मान लीजिए घरों में, कई घरों में आज भी कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं, तो कॉपर की कोई प्लेट ले आए या कॉपर की कोई रॉड ले आए या फिर कॉपर की कोई स्पून होगी, वो स्पून लाकर यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके। तो इसको क्या बोलेंगे? प्योर कॉपर। ये हो जाएगा प्योर कॉपर, ठीक है। अच्छा जी pure copper as anode, pure copper as cathode। प्योर कॉपर एनोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और प्योर कॉपर को कैथोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे आगे क्या करेंगे कि मैं ये जो नीचे सॉल्यूशन लिया है ना, ये भी हम कॉपर का ही कोई सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। क्या हो गया? इनकी पता नहीं रिंग की कहानी नहीं खत्म हुई। कॉपर का ही कोई सॉल्ट ले लेंगे हम। तो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, CuSO4। और इसमें क्या करेंगे, इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर जरा सा 2 या 4 बूंद एसिड की मिक्स कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर नोट्स में आप देखेंगे लिखा हुआ है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या होगा, अब हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर ये इम्प्योर कॉपर एज एनोड। तो इसमें है क्या कि कॉपर जो है, कॉपर कैटायन बनाता है या एनायन बनाता है? कॉपर कैटायन बनाता है या एनायन बनाता है? एनायन। कैटायन। कैटायन बनाएगा, पता नहीं। अरे कॉपर मेटल है कि नहीं है? मेटल है तो कैटायन ही तो बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो करेगा, बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैटायन बनाएगा और आपने इसको पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दिया, तो भाई यहाँ से तो कैटायन टूट टूट कर भागने लगेंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें से कैटायन टूटने लगेंगे और टूटते जाएंगे। दूसरा, आपने यहाँ पर क्या करा, आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपने कॉपर सल्फेट करा यहाँ पर। तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर और सल्फेट ये दोनों भी टूटेंगे, अलग अलग होंगे। तो कॉपर टूटा, कॉपर की वैलेंसी 2+, सल्फेट टूटा तो सल्फेट की वैलेंसी 2-। तो इधर से कॉपर टूट कर इस वाली जो कॉपर प्लेट है इस पर जाकर चिपकेगा। आप कहेंगे क्यों चिपकेगा भाई यहाँ पर? भाई साहब ये जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से हमने कैथोड से इसको जोड़ा है,
तो नेगेटिव टर्मिनल जो है उसके पास क्या जाएगा, जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव के पास जाकर चिपकेंगे, ठीक है। इधर से कॉपर आयन टूटा, इधर से कॉपर आयन टूटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर सारे के सारे डिपॉजिट होने शुरू, समझ गए, ठीक है। और धीरे 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 जो पतली वाली प्लेट थी ये धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी, ठीक है। और जब हम देखेंगे कि ये पतली वाली प्लेट मोटी होती चली गई, उसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर इम्प्योर कॉपर एज एनोड ये था। अब हमने ये देखा कि भाई इसमें से जो कॉपर था वो झड़ता जा रहा है, झड़ता जा रहा है, झड़ता जा रहा है, और ये मोटा होता जा रहा है, ये पतला 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 होता जा रहा है, ये मोटा मोटा होता जा रहा है, और धीरे धीरे लास्ट में हम क्या देखेंगे कि एक पतला सा धागा सा लटका रह गया बस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक ना कूड़े का ढेर सा इकट्ठा हो गया, मिट्टी, कूड़े का ढेर ऐसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड में से निकली हुई मिट्टी, एनोड में से निकली हुई मिट्टी, मिट्टी मतलब मड, एनोड मड, ठीक है। अब जो है एनोड मड होता है, एनोड मड को इसको क्या करते हैं, नीचे नीचे पड़ा रह जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, तो क्योंकि है क्या कि भाई यहाँ पर इम्प्योर कॉपर था ना, तो वो जो मिट्टी थी वो मिट्टी का कोई एलिमेंट नेम, कोई सिंबल होता है मिट्टी का, कुछ नहीं होता ना, तो वो चिपकी हुई थी कॉपर के साथ में, और कॉपर ने इसका साथ छोड़ दिया, टूट टूट कर चला गया उधर, है ना। तो जब कॉपर चला गया तो मिट्टी चिपकेगी, तो मिट्टी बेचारी नीचे गिर गई। अब जब मिट्टी नीचे गिर गई तो इसमें क्या होता है कि ये जो कूड़ा इकट्ठा हुआ, इस कूड़े को, और ये काम कहाँ पर हो रहा है, कॉपर की रिफाइनिंग कहाँ पर चल रही है, ये चल रही है गोल्ड स्मिथ की दुकान में, सुनार की दुकान में। उसने क्या करा, उसने नाली में फेंक दिया सब कुछ, ठीक है। अभी बाहर एक आदमी आया तसला लेकर, ठीक है, सर पर कपड़ा रखे हुए, उसने नाली के अंदर तसला डाला, और तसला लाया, और 4-5 तरीके की छन्नियाँ थी उसके पास में, लेकर बैठ गया उसको, और छन्नी में छान छान कर निकालने लगा एनोड बन को, क्योंकि उसको पता है कि ये जो सुनार की दुकानें हैं, जो सर्राफा मार्केट है, यहाँ पर कहीं पर जो मिट्टी का कचरा नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ काम की चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो इम्प्योरिटी हैं, जैसे कॉपर के साथ में, जैसे कॉपर की प्लेट है, कॉपर की प्लेट के ऊपर सोने की चेन रख दो, और मिट्टी में दबा दो उसको, 10 साल 20 साल 50 साल बाद जब बुढ़े हो जाओ तब निकालो उसको, और निकाल कर देखना तो सोना तो तब भी चमचमाता हुआ होगा, कॉपर बिल्कुल काला पड़ गया होगा। उस पर चांदी रख दो, चांदी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस पर प्लेटिनम रख दो, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दुनिया में 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, थोड़ा बहुत चांदी हो गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, और यही सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है ना। डायमंड तो एक्सेप्शन है, उसको हटाओ क्योंकि वो मेटल की कैटेगरी में नहीं आता। तो 3 मेटल्स जो हैं सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उसके साथ चिपका हुआ था, कॉपर के साथ चिपका हुआ था, और ये जनरली कॉपर इस तरीके की मिलती कहाँ से है, खुदाई करते हैं। तो जब खुदाई करते हैं तो पुराने ज़माने में क्या होता था, कॉपर के सिक्के, तांबा, कॉपर को बोलते हैं तांबा, तो कॉपर के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब यूज़ होते थे। तो अगर वो सिक्के आपस में मिक्सड हैं तो उसमें से आपने कॉपर के सिक्के निकाले, और वो भी क्या है कि आपको मिट्टी का जो एक बड़ा सा डला होता है उसको हमें मिल गया, आप उसकी रिफाइनिंग करे जा रहे हो, तो क्या होता है कि ये जो एनोड मड है, इस एनोड मड में से बहुत बारीक छोटे पाउडर्ड फॉर्म में सोना या चांदी मिल जाता है, और फिर उस सोना चांदी को उसको पूरा उसमें से कचरे में से साफ़ करके वही लोग जो हैं वो जाकर वहाँ पर सुनार की दुकान पर बेचते हैं कि भाई हमारी मेहनत लगी है इसमें, हमने कचरे में से छान कर ये सोना निकाला है, ठीक है। अब आप इसकी जो भी कीमत हो वो आप हमको दे दें। तो वो कीमत लेकर और बीड़ी पीता हुआ कान पर बीड़ी रखता हुआ चला जाता, ठीक है। तो आप जनरली ये देखेंगे कि जो सर्राफा मार्केट होता है, सर्राफा मार्केट के बाहर आप देखेंगे कि इस तरीके के मजदूर दिल्ली में भी है, गाज़ियाबाद में भी है, मेरठ, बुलंदशहर, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आपको मिलेगा सर्राफा मार्केट। और ऐसा नहीं होता कि 10 जूते की दुकानें खुल रही हैं और उसके बीच में एक ज्वेलर की दुकान, ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खतरा होता है उसमें खतरा होता है, क्योंकि अगर डाका पड़ेगा तो सोने की दुकान पर ही पड़ेगा, कोई जूते चुराने नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो सर्राफा मार्केट होता है वो पूरा प्लान करके, डिसाइड करके, और वहाँ की पुलिस से बात करके कि हम इस एरिया में सोने की दुकानें खोलने वाले हैं, ठीक है, तब जाकर सोने की दुकानें बनती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक दूसरे का सपोर्ट रहता है कि भाई मैं भी सुना रहा हूँ, तुम भी सुना रहा हो, हम सारे के सारे सुना रहे हैं, तो हमको एकजुट होकर रहना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर लूट होती है तो सबसे पहले यही होती है, पेपर में पढ़ा होगा ना, अभी लूट हुई थी, क्या लूट हुई थी बताओ,
स्कूल में गया सोने की दुकान पे लूट हुई थी। स्कूल में एक आदमी एक आदमी था, और पता है कौन था? ये मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री तो उसने क्या करा, उसने एक सर्कुलर होल काटा और ये सोचकर कि आज संडे है और कल गांधी जयंती है, ठीक है, तो पूरी प्लानिंग से कि आज संडे है और कल गांधी जयंती है, सर्राफा मार्केट क्या सारे ही मार्केट बंद रहेंगे, ठीक है, तो उसने बड़ी सफाई से और अपना लंच वंच सब लेकर गया, पूरे एक दिन का खाने पीने का सब सामान लेकर गया, और उसको पूरा राउंड होल काटा उसको, और वो होल काटने के बाद में उसके बाद अंदर गया, अंदर जाकर पहले खाना वाना खाया, फिर सो गया आराम से, सीसीटीवी में सब कुछ आ रहा है, फिर सो गया। सोने के बाद में उसने आराम से धीरे धीरे बारीक बारीक कटर वगैरह सब लेकर गया था, वो बारीक बारीक कटर से, ताकि शोर शराबा ना हो, उससे 25 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है, 25 करोड़ के उसने जो ज्वेलरी है वो सारी निकाली भी किस तरीके से कि छोटे छोटे पाउच बनाकर ले गया था, एक पाउच यहाँ चिपका लिया पैर पर, एक इधर चिपका लिया, एक इधर चिपका लिया, ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पर चिपका कर और अपना पैंट शर्ट पहन रख के आराम से सोया, और सोने के बाद में सोना बॉडी में अलग अलग जगह चिपका कर और फिर सीधा भाई साहब पहुँच गए झारखंड, ठीक है, और वहाँ पर अपना खेती बाड़ी करने लगा। किसी को नहीं पता था कि इसके घर के अंदर 25 करोड़ का सोना रखा हुआ है, ये चुपचाप चोरी करके आया हुआ है। 3 दिन बाद पकड़ लिया पुलिस ने। सीसीटीवी तो इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, तो ये सारी पूरी स्टोरी है। ये 2 अक्टूबर के बाद 3 या 4 अक्टूबर के पेपर में पूरी स्टोरी आएगी, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो गया कि ये वाला जो है ये थिक हो जाएगा और ये वाला जो थिक हो जाएगा। बस जी अगले उस पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, हम कॉपर की जब बात कर रहे हैं ना रिफाइनिंग की, तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड पर हमारे पास कॉपर आयन इकट्ठा हो जाएगा, तो Cu2 प्लस क्या कैथोड पर इकट्ठा हो गया। अब Cu2 प्लस को कॉपर मेटल बनाने के लिए क्या करेंगे, Cu2 प्लस कैसे आया कि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए गए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे, तो Cu2 प्लस बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये कॉपर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि उसके लिए उनको लगना पड़ेगा उसमें, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है, ठीक है ना, तो 10 बारी अगर वो चेक कर रहे हैं तो 10 बारी चेक करने में पता चला 4 बार निकला ही नहीं कुछ, अब वो 6 बारी के चक्कर में अपने जो ग्राहक है, रुक जाओ जी पहले नाली में से कचरा निकाल लो, है ना, आप बार में आना, तो वो अपना ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करेगा उस छोटे से लालच की वजह से, ठीक है। तो उसको ये लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत जो दूसरा बंदा है जो काम कर रहा है, जो लेबर है, मजदूर है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी सर्राफा मार्केट में जाएंगे तो आपको तसला लिए हुए लोग घूमते हुए घूमने हो आएंगे, और आप ये सोचोगे, जैसा कि मैं भी सोचता था, कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कुछ चल नहीं रहा, ये तसला लेकर कहाँ घूम रहे हैं, और हाथ में 4-5 छन्नियाँ ले रखी हैं, कर क्या रही है, ठीक है। क्या गोल्ड माइन, KGF एक प्लानिंग जो है बस एक महीने बाद कर सकता धीरे-धीरे। क्या पागल है क्या बंदा, बोला कि वो मतलब पूरा प्लानिंग करके पानी की बोतल भाई और सीसीटीवी चला सर्वर को उड़ देता, अच्छा हट देता भाई वही तो वैसे एक कट पानी की बोतल है पीछे, क्या पीछे से चोर है, फिर मेरे बाइक पे नंबर चोर लगा पानी की वो बोतल बाइक की वजह से याद रहेगा कि बताते हैं बाइक आगे पे लगा पानी दी भाई बाइक की बॉटल दियो ऐसे तो लेंगे, अच्छी लगी भाई मोक्षिता दे धन्यवाद। तो एक बार पास नाम
पिला दे अरे मैं 3 लीटर पी के आऊंगा फोन दे दे मैं बता रही नाम दिया क्या नाम था? आयुष तेरे जैसा बंदा दिखाओ मैं आयुष भी लाइक तू बेच के फोड़ रहा है अपनी टीम बेच के इधर आ रहे यार शाहरुख खान लगा हुआ है भाई असली तो शाहरुख खान है भाई बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है बस थोड़ी सी तेरे को पूछा आ जाए दाढ़ी वगैरह ये मेरा आई लग रही है साथ में नजर नहीं लग रही और ऑफिशियल ऋषि का नाम लिया बहुत हो रहा है भाई मैं तो बॉटल बंदे का बॉटल वो आईडी दे दे इसकी हां भाई भैया ऑफिशियल ऋषि अरे भेज दे ना ये कौन है तेरे का चिट्टी कौन है चिट्टी चिट्टी पर डरो भाई चिट्टी आदित्य भाई तेरा विड्रॉ है जैसे आ रखे नहीं हाँ जोइड का यार मैंने पूरा होल्ड कर दिया एक सेकंड में हो खुलना इसमें जल्दी से खोल फ्रेश के आ गया जितने आगे निकाल फ्रेश हां 130 है पेटीएम में दिया इसने अभी इसकी आधी पेमेंट पेंडिंग है मेरा भाई तुम्हारा झगड़ा कौन है? तुम्हारा झगड़ा हुआ? अरे वो दो मेरे साथ अब वो अभिषेक नहीं है आपके पास पहले पढ़ता हूँ अभिषेक प्रेसिडेंट वाला हाँ हाँ वो नहीं आता हाँ 9th में आता था किसके साथ झगड़ा हुआ? मेरे पास गार्ड के पास फोन है वो तो तुम्हारी ब्लैक टी शर्ट वो है ना ब्लैक शर्ट नहीं है मैं उनकी लड़ाई को रहा था मेरे दोस्त था मैंने की क्यों लगा तो किसकी लड़ाई किसके साथ हो गई? 9th के बच्चे लड़ रहे नहीं किस बच्चे के साथ की प्रेजेंट नहीं होगी बच्चे लड़ रहे ये कहाँ रहते हैं? अभिषेक कहाँ रहते हैं?
Speed है। रहा। पे वहाँ ज़्यादा वो बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर क्या पता नहीं, हमको 9th क्लास से कुछ बनाया नहीं था। चलो कोई तब से बात सेंड हो गया। मैं कहीं बता दूँगा। नहीं, कोई नहीं, उससे तो अभिषेक से तो मैं ही बात कर लूँ। अभिषेक मितांशी का भाई ना वही जो नहीं जो आता था ना ये इनके मृदुल वगैरह के साथ में हाँ। विजिटिंग वाला। किसके साथ झगड़ा हुआ था? हुआ था किसी और बच्चे के साथ, तो वो दोनों थे प्रेसिडेंट के, तो जो मेरे दोस्त था उसके साथ 9th क्लास वाले बच्चे के साथ लड़ाई कर ली उन्होंने। तो फिर ऐसे बात हुई, मतलब वो कहने लगा तू कैसे फालतू बोल रहा है ये सब। अभिषेक लड़ाई कर रहा था। हाँ, छोटे बच्चे, एक हमारे साथ का एक लड़का ऐसे ही उसके साथ वो 9th क्लास की है, तो 9th क्लास की जब छुट्टी हुई तो 9th क्लास के बच्चे मिला हुआ बैच से, तो उसके साथ और सर अभी तो आपने लगाया नीचे से गार्ड का फोन आ रहा है। अच्छा गार्ड का है। गार्ड का फोन है, कहने लगे कि जी बच्चे लड़ रहे हैं आपके यहाँ पर। मैं वो मैं रुकवा कि गार्ड के साथ में बदतमीजी करी है, गार्ड का है। पता नहीं। और 10-12 लड़के आ गए कि वो 10-12 वो लड़के नहीं जो आपके बैच के छूटे थे ना, सारे वो लड़के। अभी से क्या मार दे तो उठे नहीं जाने। अभिषेक तो खुद डेढ़ पसली है। नहीं हम तो जिम जा रहा हूँ। जिम जा रहा है तो मैं मतलब मैं मिला नहीं उससे, अभी तो देखा मैंने 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन ट्रांसफॉर्मेशन और 10-15 दिन में वो हल्क हो गया तो बात नहीं होगी। भाई बात करता हूँ इससे। आपके पास में अरे मेरे से आधी सोसाइटी पड़ चुकी है। नहीं तो पता चलिए, as the process goes on, impure anode becomes thinner and thinner, whereas pure cathode becomes thicker and thicker. Thus, pure copper is obtained at the cathode. The metallic impurities present in impure copper can either be more reactive or less reactive. Now, the more reactive metals like iron present in impure copper pass into the electrolyte solution and remain there. On the other hand, the less reactive metals like gold and silver present, सुन लीजिए जो कहानी बता रहा था वही है। On the other hand, the less reactive metals like gold and silver present in the impure copper collect at the bottom of electrolytic cell below the anode in the form of anode mud. तो गोल्ड और सिल्वर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो उस एनोड मड की फॉर्म में हो सकता है डिपॉजिट नहीं हो रहा। तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड। तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स को एनोड मड से रिकवर करा जा सकता है। क्या हो गया? अंदर से एक्चुअली ज़्यादा अंदर से। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है, फोर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। अच्छा, तुमने 3:30 बजे वाले बैच में आना शुरू करा था ये सोच कर कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ से तुमने यहाँ पर आना ऐसा मुझे था। फिर यहाँ पे फिर से सोचा मैं ही डिस्टर्ब कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ अचानक से? मैं खुद ही सो गया। जय श्री राम। अच्छा, तो एक दिन सो गए तो इसका मतलब फिर मैं तो पहले आ रहा था ना, इसलिए कुछ दिन तुमने भी ऑनलाइन जो है अटेंड करना शुरू करा था, फिर तुम भी सो गए थे क्या ऑनलाइन भी? मेरी सर मेरी वही कंडीशन थी सोने वाली। सर थक सोने जाता वाली। 3 बजे आ नहीं सोना नहीं था। थकने वाली। हाँ, ये काम भी करना जबकि तुम तो जल्दी आ जाते हो, स्कूल से 2 बजे घर आ जाते हो। सर 2:30 बजे आता हूँ मैं। भाई फिर भी तो एक घंटा भाई। 1 घंटा है यार, 5 एक घंटा होता है भाई। अरे बजे होता है किस सर, टाइम? 15 मिनट मिलते थे बस, सबसे 15 बड़े मिनट काम फायदा तो देते हैं। छुट्टी किस टाइम होती है? 2 बजे हो जाती है फॉर्म अच्छा, 2 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, मुझे लगा 1:30 बजे हो जाती है। अब तो सर ठंड में 3 बजे होगी। अब देखिए, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। अरे सुन लीजिए क्वेश्चन, हमारी अलग ही कहानी चल रही है क्या परिधि। एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड on treatment with a dilute acid, what steps will you take to convert such a concentrated ore into a free metal? तो एक ओर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो एक ओर का अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए डाइल्यूट एसिड के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसनट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल? तो आप इस कंसनट्रेटेड ओर को फ्री मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे ये देखो। चलिए जी, तो व्हेनेवर अ मेटल कार्बोनेट, हम जानते हैं
whenever a metal carbonate reacts with a dilute acid, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हम ये जानते हैं कि मेटल कार्बोनेट जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। सिंस दिस ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, सो इट इज़ अ कार्बोनेट ओर। तो फिर ये एक कार्बोनेट ओर है, ठीक है। अ कार्बोनेट ओर कैन बी कन्वर्टेड इन फ्री मेटल इन 2 स्टेप्स, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर ये कैसे पता चला आपको, दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। एंड ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो ओर जो है, ओर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग नहीं करी जाती। हाँ, हाईली में नहीं करी जाती, मॉडरेटली रिएक्टिव में करा जाता है ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला प्रोसेस। तो उसमें एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर ट्रीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसनट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल। तो ऐसा जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको फ्री मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेनेवर अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो जब कभी मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब कार्बोनेट ओर बनता है। और C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है। तो हमने यही बताया था कि सिंस दिस ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, सो इट इज अ कार्बोनेट ओर। अ कार्बोनेट ओर कैन बी कन्वर्टेड इन फ्री मेटल इन 2 स्टेप्स, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। तो कैल्सिनेशन क्या होगा, मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन। मेटल कार्बोनेट हम लेंगे और मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन कैसे होगा। मेटल कार्बोनेट जो है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इतना एब्सेंस ऑफ एयर आपको उसको हीट करना होगा। तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फिर स्टेप टू में क्या है कि मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मिला है उसका आपने रिडक्शन कराया तो मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये बिल्कुल सेम है जैसा आप ये देखिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल वाला देखा था ना, जैसे जिंक कार्बोनेट का ZnO प्लस CO2 बना, फिर हमने ZnO को कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया तो Zn बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ZnO ना लिखकर आपने मेटल ऑक्साइड लिख दिया प्लस कार्बन लिख दिया और फिर मेटल लिख दिया और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, बस यही वाला रिएक्शन, ठीक है जी। इसके बाद अगला देखेंगे कोरोजन। कोरोजन में देखिएगा क्या है, कोरोजन का मतलब है द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो जब भी कभी किसी मेटल पर किसी मेटल पर मॉइस्चर का, एयर का या किसी एसिड का कोई एक्शन होता है और उससे उसकी सरफेस को वो खा जाता है, मतलब सरफेस को ख़राब कर देता है, तो हम उसको कोरोजन बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना लोहे पर जंग लग गया, ठीक है, या लोहा गल गया, वो कोरोजन कहलाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर मतलब जहाँ पर मॉइस्चर है और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron is mainly caused due to the presence of air or oxygen or due to the presence of water or moisture। तो वाटर या एयर अगर आयरन के साथ रिएक्ट कर जाती है तो रस्टिंग हो जाती है। फिर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो ये कोई 2 या 3 मेथड्स हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, आयरन के ऊपर पेंट कर दिया जाए तो रस्टिंग खत्म हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाई डूइंग सो ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। Rusting of iron can be prevented by galvanization. The process of depositing a thin layer of zinc metal on iron objects is called galvanization। आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक पतली सी लेयर अगर जिंक की डिपॉजिट कर दिया जाए तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन से ही क्या बनते हैं, वो जो अलॉय व्हील्स होते हैं ना उनका, तो वो सिर्फ फैशन के लिए या शो के लिए नहीं होते अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स का ये होता है धूप में, मिट्टी में, कीचड़ में, है ना, हर वक्त पानी में आप उसको डाल कर रखो लेकिन वो लोहा कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, नॉर्मल व्हील से ज़्यादा होती है उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए बस इतना है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मैं आज क्या करूँगा ना, जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं जहाँ तक हमने करा था वो सीक्वेंशियल दोबारा भेज दूँगा एक बार, ताकि एक बार आप देख लें कि हमने करा कहाँ तक था और फिर उसके आगे का कंटिन्यू करना।